हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो वो हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि एवरेज कैसा होना चाहिए, फिर हमने मीडियन और फिर हमने मोड पढ़ा। आज हम जिसको पढ़ेंगे वो उसने बहुत ही नाम कमाया है, जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन। ये पहला एवरेज है जो अभी तक जो पढ़े। मोड और मीडियन जो थे वो आपके पोजिशनल थे। ये मैथमेटिकल में बीच में तो ये पहला मैथमेटिकल एवरेज है। नाम इसने किस तरीके से कमाया, जैसे शुरुआत के अंदर टूथपेस्ट के अंदर और कोई कंपनी थी नहीं और सिर्फ एक कोलगेट चलता था, तो टूथपेस्ट कोई भी दुकान पे जाके ये नहीं कहता था कि टूथपेस्ट दो, ये कहते थे कोलगेट दो। तो जिस तरीके से टूथपेस्ट के अंदर कोलगेट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, उसी तरीके से एवरेज के अंदर एवरेज का जो अगर कोलगेट कहेंगे ना तो वो ये है अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले देख लेते हैं ये कैलकुलेट किस तरीके से होता है। सिंपल है, अच्छा है, और एक इसकी तारीफें भी बहुत करेंगे। तीन तरीके की सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मतलब जैसे 5, 7, 3, 8, 4, 2 ये है, और इनका पूछा कि आपको अर्थमेटिक मीन जो कैलकुलेट कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है। राशियों का योगफल बट्टा राशियों की संख्या, सिग्मा एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ ऑल डिजिट्स, सारी डिजिट जो है उनका टोटल कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 5 + 7 + 3 + 8 + 4 + 2 डिवाइड बाय हो गए आपके 1, 2, 3, 3, 6। तो ये हो गए आपके 5 + 7 + 3 + 8 + 4 + 2 29 डिवाइड बाय 6, ये आपके आ गए 4.833। सिंपल सा, कोई इसके अंदर डाउट वाली बात? बिल्कुल आसान। सीरीज अगर डिस्क्रीट हो तो उस केस के अंदर क्या, जैसे ये है x और ये f, ये है 2, 3, 4, 5 और 6। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 3, 5, 7, 6 और 4। ये इनकी सीरीज है। तो इनका किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर लॉजिकल देखेंगे ना तो ये 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 2, 2 और 2। 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 3, 3, 3, 3 और 3। 4 की फ्रीक्वेंसी 7 है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 5 की फ्रीक्वेंसी 6, मतलब 5, 5, 5, 5, 5। 6 की फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब 6, 6, 6, 6 और 6। नहीं, 4 ही है। इन सब का टोटल करके नंबर ऑफ डिजिट्स करना है, तो वो किस तरीके से हो जाएगा, या इस तरीके से कर सकते हो, और एग्जाम में किस तरीके से करोगे, f × x, 2 × 3। देखो 2 3 बार है, मतलब कितना हो गया, 2, 2 और 2, इनका टोटल कितना है 6। 3 5 बार है, मतलब 1, 3, 3, 6, 3 9, 3 12 और 3 15। या फिर 5 × 3 कर दो, 7 × 4 = 28, और 5 × 6 हो गए 30, 6 और 4 हो गए 24। इनका टोटल कितना हो गया, 24 + 30 + 28 + 15 + 6, 103। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए भाई, 3 + 5 + 7 + 6 + 4, 25।
या फिर आप इनका भी टोटल करते 2+2+2+3+3+3+4+4+4+4 प्लस वही आएगा, मतलब 103। ठीक है, 103 डिवाइड बाय 25। तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 2 × 2 × 2, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 2 2 और 2 है, तो इनकी टोटल करनी है तो कितनी हो जाएगी, 2 × 3। 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 3 3 3 3 3, इनका टोटल कितना हो गया 15, या फिर सीधा कर दो 5 × 3 15। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ फॉर्मूला बनता है सिग्मा Fx/n। क्लियर है, और n क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम कितना होंगे, जितनी उनकी टोटल फ्रीक्वेंसी है। n जो है वो क्या रहेगा, n बराबर क्या रहेगा, सिग्मा f। फ्रीक्वेंसी की टोटल जो है भाई, 2 जो है वो 3 बार आया, मतलब 3 स्टूडेंट है जिनके 2 नंबर है, तो ये कितने माने जाएंगे, 3 माने जाएंगे, तो इनकी फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो n बन जाएगा। अब आइए आपकी कंटिन्यूस सीरीज, जैसे कि आपका है x और f। x है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी इसकी मान लीजिए 2 3 5 4 और 3। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स तो करना है अपने को वैसा वैसा, जैसा डिस्क्रीट में वैसा वैसा अपने को चाहिए कि भाई अपन क्या करें, सिग्मा एफ एक्स करें डिवाइड बाय एन करें। लेकिन यहाँ एक्स जो है वो तो क्या है 0 से 10 है, तो उस केस के अंदर क्या करते हैं, हम मिड वैल्यू लेते हैं। क्या मिड वैल्यू लेना सही है क्या, वैसे 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब कि क्या इनका टोटल जो वो 10 होगा, क्या नहीं हो सकता है, 2 स्टूडेंट और दोनों के एक एक नंबर है, टोटल 2 बनता है, लेकिन हमें अज्यूम करते हैं कि उनकी मिड वैल्यू है। क्लियर है, तो ये एजम्पशन होता है, इस वजह से कई बार इसकी खामी भी कही जाती है कि आप इस कंटिन्यूस में इसके मिड वैल्यू लेते हो, लेकिन अपने पास ऑप्शन नहीं रहता, इस वजह से हम क्या करते हैं 5 15 25 35 और 45। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। बाकी आपका सेम एफ एक्स 5 × 2 कितना हो गया 10, 15 × 3 45, 25 × 5 150, 35 × 4 70, 70 और 70 140 और 135। इनका टोटल कितना हो गया भाई, 135 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 45 प्लस 10 480 डिवाइड बाय एफ कितना हो गया, 2 + 3 + 5 + 4 + 3, ये हो गए 17। 480 डिवाइडेड बाय 17, 480 + 17 497। क्लियर है सर, ये एक ही मेथड है क्या, नहीं और भी मेथड है, जैसे जिसमें से एक और जो पॉपुलर है, वो पॉपुलर जो है वो क्यों है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, सीरीज इस तरीके से हो जाती है, जैसे 5.9 7.1 8.2 और 9.4 और 10.2। क्लियर है, ये आपके एक्स है और ये आपके एफ है। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इनकी फ्रीक्वेंसी 3 4 7 6 और 2। तो ऐसा होता है, तब क्या होता है, पॉइंटों के अंदर इनकी कैलकुलेशन जो भारी पड़ती है। जैसे भाई कैलकुलेटर साथ में तब तो 5.9 × 3 करके कर सकते हो 17.7। लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्थिति नहीं है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, अज्यूम्ड मीन मान सकते हो। किस क्या कर सकते हैं, अज्यूम मीन मान सकते हो, जिससे क्या हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए इसके अंदर बीच की वैल्यू जो क्या दिख रही है 8 वैल्यू मान रहे, तो 8 को हमने मान लीजिए एज्यूम मीन जो है वो हमने 8 मान लिया। कुछ भी मान सकते हो, 8 मान सकते हो, 9 मान सकते हो, 7 मान सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। 8 मान लिया जैसे, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये एज्यूम मीन कितना आपका 8 8 8 8। फिर आप क्या करो, dx कैलकुलेट करो। dx क्या है, x - a कर दो, जो आपका एज्यूम मीन है वो लेस कर दो। तो क्यों होता है मैं आपको पूरा बता दूंगा। 5.9 - 8 कितना हो गया 2.1, 7.1 - 8 कितना हो गया
0.9, 8.2 माइनस 2.2, 9.4 माइनस, तो ये 1.4 और ये 2.2 dx हो गया। और फिर क्या करो, एफ डी एक्स कैलकुलेट कर दो। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, सिंपल तरीके से, और ये एक अज्यूम मीन वाले से और एक जो अपन ने बेसिकली पढ़ा है। फिर 2.1 इंटू 3 करना आसान है क्या? हाँ आसान है। आप कितने हो जाएगा? 6.3 हो जाएगा। ठीक है। 0.9 इंटू 4 3.6, 0.2 इंटू 7 1.4, 6 इंटू 14 कितना हो गया भाई? 8.4, और 22 इंटू 2 44.44, तो ये कितना हो गया आपका? 6.3। मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सीधा ही कीजिएगा। 3.6 प्लस 1.4 प्लस 8.4 प्लस 4.4, तो ये हो गया आपका 24.1। देखिए मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले ये अगर सिंपल अपन सीधा करते हैं तो उस केस के अंदर किस तरीके से होता है, तो आपको क्या करना होता, एफ एक्स कैलकुलेट करना होता। अब 5.9 इंटू 3 7.1 इंटू 4 कैलकुलेट करना थोड़ा भारी पड़ता है, जबकि 2.1 इंटू 3 और ये छोटी वैल्यू होता है, इसको कैलकुलेट करना आसान है। 5.9 इंटू 3 करते कितना आता? 17.7। 7.1 इंटू 4 कितना होता है? 28.4। 8.2 इंटू 7 कितना हो गया? 57.4। 9.4 इंटू 6 कितना हो गया? ये 56.4। और 10.2 इंटू 2 कितना हो गया? ये आपका 20.4। टोटल कितना हो गया? 17.7 प्लस 28.4 प्लस 57.4 प्लस 56.4 प्लस 20.4, ये हो गया आपका 180.3। एफ कितना हो गया? 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2। भाई सीधा कैलकुलेट करते तो आप क्या करते? 180.3 डिवाइड बाय 22, 180.3 डिवाइड बाय 22 कितना हो गया? 8.19। और ये क्या कहता है कि आपका जो एज्यूम मीन है उसमें क्या कर दो, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन कर दो। एज्यूम मीन आपका 8 है, और एफ डी एक्स कितना आया उनका समेसन? 24.1 डिवाइड बाय आपका सिग्मा एफ, तो दोनों जगह बराबर ही है, ये 22 डिवाइड बाय 22। एक सेकंड कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है भाई, चेक कर लेता हूँ ना। 5.9 माइनस 8 2.1, सॉरी ये माइनस के है, माफ कीजिएगा मुझे, ये माइनस के मैंने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। 1.4 प्लस 8.4 प्लस 4.4 माइनस 6.3 माइनस 3.6, ये 4.3 है। 4.3 डिवाइड बाय 22, यह था 0.1945, तो आपका आ जाएगा 8 प्लस 0.19 कितना आ रहा है? 8.19। दोनों तरीके से आंसर वही आएगा। ये मेथड कब काम आता है? जब ऐसी फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू हो जाए। ये वाला मेथड कब काम आता है? जब फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू हो, तो क्या हो जाता है? जब वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो कैलकुलेशन जो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को एज्यूम मीन मान लेते हैं, किसी भी एक को, कोई भी 8 को 9 को, और फिर उससे dx कैलकुलेट कर देते हैं कि भाई x जो है उस a से कितना दूर है, वो सारा कर दो, और फिर इस तरीके से ये हो जाएगा। अब सर ये फॉर्मूला बना कैसे और ये सही क्यों है? अगर आपके दिमाग के अंदर ये जानने की भी इच्छा जाग रही है तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है भाई। जैसे आपको 101 102 103 104 इनका आपको 100, इसको 7 कर दो, 107 इनका आपको एवरेज कैलकुलेट करना। आप क्या कर सकते हो? 101 प्लस 102 प्लस 103
प्लस 107 डिवाइड बाय 4 कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात है क्या? कितना हो गया ये आपका? 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 107 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? 103.25। क्लियर है? अब इसमें से दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ जो अपना अभी वाला है। 100 को आपने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, और 100 से इनके गैप कितने? 1 2 3 और 7। आपने कहा 100 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 4। 100 प्लस कितने हो गए ये? 7 3 10 11 12 और 13। 13 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 13 डिवाइड बाय 4 3.25। 3.25 103.25। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें से आपने क्या कर दिया, 100 जो है वो कॉमन है वो हटा दिया, और बाकी जो है उससे आगे के गैप जो है वो ले ली। तो जब फ्रैक्शन के अंदर होता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। बाकी नॉर्मली जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिंपल से अर्थमेटिक मीन के आएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद में जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अब इसकी बहुत सारी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन पे बेस्ड है तो इसके अंदर बहुत सारी खासियतें होगी। जैसे आपसे पूछा गया एग्जाम्पल, समझिएगा कि ये एक क्लास ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मान लीजिए 30 है। क्लियर है? और उनके एवरेज मार्क्स जो है वो 7 है 10 में से। ठीक है? ये इनके पास एक और क्लास है बी जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट है मान लीजिए 20, और इनके एवरेज मार्क्स जो है वो 6। अब बताइए, पहला एक एग्जाम्पल तो ये बाद में करेंगे, चलो इससे पहले एक काम कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक सिटी है, उस सिटी के अंदर मंडे से लेके सैटरडे तक जो रेनफॉल हुई है उसका एवरेज आ रहा है 4.5। क्लियर है? और यहीं पर अगर आप मंडे से लेके संडे तक का जो है वो संडे तक का अगर रेनफॉल का एवरेज करें तो वो आता है 7.5। बताओ संडे को बारिश जो है वो कितनी हुई? दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग तरीके के, या फिर एक और एग्जांपल लिख लेते हैं फिर तीनों डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा कि भाई while calculating एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट एग्जामिनर रीड 1 students marks as 14 instead of 4 and calculated arithmetic mean as 30. Calculate actual
अर्थमेटिक मीन। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट थे और 10 स्टूडेंट के एग्जामिनर जो वो एवरेज मार्क्स जो पता करना चाहता था, अर्थमेटिक मीन उनका कैलकुलेट करना चाहता था। और कैलकुलेट करते वक्त उसने गलती क्या की, एक स्टूडेंट जो जिसके नंबर जो थे 4 थे, उसके बजाय उसने कितने जोड़ दिए, 14 जोड़ दिए, और उसने कैलकुलेट किया अर्थमेटिक मीन 13। तो वो कह रहे हैं कि बताओ एक्चुअल के अंदर मार्क्स जो वो कितने थे। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो है वो इसकी एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी से पता चलते हैं। इसकी एल्जेब्रिक एक प्रॉपर्टी है जो आपने पहले एक के अंदर ये पढ़ा था कि इससे टोटल जो है वो ऑब्जर्वेशन का टोटल जो वो पता नहीं कर सकते। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इससे आप क्या कर सकते हो, इनके टोटल जो वो पता कर सकते हो। कैसे, समझिएगा। जैसे ये एक अपन एग्जांपल लिया था, ये वाला डिस्क्रीट वाला ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल पड़ेगा, है ना इजी में ना हार्ड में। कॉपी, पेस्ट। यहां पर आपने क्या किया था, अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। क्लियर है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या फिर आपने यूं भी कह सकते हो समेशन ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? क्या इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, समेशन ऑफ ऑल डिजिट्स इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू नंबर ऑफ डिजिट्स। सर क्या कहना क्या चाह रहे हो, देखो जैसे ये 103 अगर टोटल आपके पास नहीं होती तो क्या ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन जो पता होता। अर्थमेटिक मीन कितना था, 103 बार 25, 4.12। क्या आप पता कर सकते हो क्या? तो आपको पता है कि भाई अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो सिग्मा एफ एक्स जो है वो डिवाइडेड बाय एन करते हो। अगर आपको अर्थमेटिक मीन पता है कि ये 4.12 है और सिग्मा एफ एक्स जो वो आपको पता नहीं है, मतलब समेशन ऑफ ऑल डिजिट्स पता नहीं है, डिवाइडेड बाय एन जो है वो एन की जगह आपको पता है कि कितने थे, 25 थे, तो क्या आप सिग्मा एफ एक्स नहीं पता कर पाओगे? 4.12 इंटू 25 ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? 4.12 इंटू 25, 103। ये इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या फिर यूं समझिए, जैसे कहा है कि 10 क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट के एवरेज नंबर जो वो 7 है, तो बताओ उनके टोटल मार्क्स कितने। सीधी सी बात है, किस तरीके से कैलकुलेट किया होगा, 10 स्टूडेंट के अगर एवरेज मार्क्स जो वो 7 है, एवरेज मार्क्स जो वो अगर 7 है, तो उस केस के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, किस तरीके से कैलकुलेट किया होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन किया होगा। तो सिग्मा एक्स की जगह उन्होंने कितना रखा होगा, ये करने के बाद इनका एवरेज जो वो 7 आया, तो 7 बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन कितना होगा, 10 स्टूडेंट है तो इनके टोटल मार्क्स कितने हुए होंगे, तो 7 इंटू 10 70, तभी तो 70 डिवाइड बाई 10 7 जो है उनका एवरेज मार्क्स आए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एन पता है मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है और अर्थमेटिक मीन पता है, तो आप टोटल जो है उनका पता कर सकते हो। और ये क्योंकि ये पता कर सकते हो, इस वजह से इसके अंदर ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए और पूछते हैं। जैसे पहले ये वाला बात करें कि मंडे से लेके सैटरडे तक का उन्होंने एवरेज लिया। मंडे से लेके सैटरडे तक का मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 6 दिन का इनका एवरेज कितना है, 4.5 है। तो 6 इंटू 4.5, 6 दिनों में टोटल मिला के बारिश कितनी हुई होगी, 6 इंटू 4.5, 27 mm। क्लियर है? और वो कह रहा है 7 दिनों का अगर एवरेज ले ले, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का और संडे का, 7 दिन का अगर एवरेज ले लेते
तो वो होता है 7 × 7.5। तो 7 × 7.5 ये होता है आपका 52.5। क्लियर। अब आपसे पूछे कि संडे को बारिश कितनी हुई, तो आपको पता है कि मंडे से लेके संडे तक टोटल बारिश हुई है 52.5 mm, और मंडे से लेके सैटरडे तक बारिश हुई है 27 mm। तो बताओ संडे को कितनी है भाई। सोमवार से लेके शनिवार तक 27 mm हो गई थी, और सोमवार से लेके रविवार तक टोटल मिला के 52.5 mm हुई है। तो संडे को कितनी हुई होगी, कितनी है, 27.5 आ रही है? नहीं, 52.5 माइनस 27 ये हो गया आपका 25.5। कर सकते हो भाई ऐसा, क्लियर है। या फिर जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समझिएगा कि हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे थे 10 स्टूडेंट का, और एग्जामिनर ने एक स्टूडेंट के 4 की जगह कितने कर दिए, 14। तो 10 स्टूडेंट के अगर उसने एवरेज जो है वो, और उसने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया है 13, तो 10 स्टूडेंट का अगर अर्थमेटिक मीन उसने 13 कैलकुलेट किया, तो उसने टोटल 13 स्टूडेंट के मार्क्स उसके हिसाब से कितने थे, 10 × 13 130। फिर वो कह रहा है कि एक को हमने क्या कर दिया है, 14 पढ़ लिया है। रीड वन स्टूडेंट मार्क्स है 14, एक के 14 पढ़ लिए, जबकि एक्चुअल में कितने थे, 4 थे। तो उसमें इस 130 में एक स्टूडेंट के नंबर कितने जुड़ रखे हैं, 14। तो वो हटा दो, और एक्चुअल में जुड़ने कितने चाहिए थे, 4, तो वो जोड़ दो। समझिएगा भाई, वो कह रहा है कि 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का उसने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया, जो कि उसको 13 मिला। तो मतलब उसके हिसाब से 10 स्टूडेंटों का टोटल मार्क्स कितने थे, 10 × 13 130 थे। अब वो कह रहा है कि एक के उसने 14 नंबर जोड़े हैं, तो और जबकि उसके एक्चुअल में थे 4, तो इस 130 में कितने जुड़ गए उसके, 14। तो वो तो हटा दो, और एक्चुअल में तो उसके नंबर थे 4, तो वो 4 वापस इसमें जोड़ दो, तो +4 कर दो। तो इनके एक्चुअल मार्क्स सबके मिला के कितने थे, 120। तो आप क्या कहोगे कि इनका एक्चुअल एवरेज अर्थमेटिक मीन कितना था, 120 नंबर थे टोटल मिला के 10 स्टूडेंट के, तो इनका एक्चुअल अर्थमेटिक मीन कितना होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था। या फिर जैसे ये दो क्लास हैं, क्लास ए है और ये क्लास बी है। क्लास ए जो है इसमें 30 स्टूडेंट है और उनके एवरेज मार्क्स 7 हैं। तो बताओ इनके टोटल मार्क्स कितने हैं भाई। 30 स्टूडेंट है और हर किसी के एवरेज 7 नंबर आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर टोटल इनके कितने आएंगे, 30 × 7 210। और बी क्लास है उसके अंदर 20 स्टूडेंट है और उनके हर किसी के एवरेज मार्क्स है 6, तो कितने हो गए, 120। अब क्वेश्चन पूछता है कि अगर इन दोनों क्लासों को आप मिला दो, अगर इन दोनों क्लासों को आप मिला दो, तो बताइए उनके एवरेज मार्क्स क्या होंगे। तो उस केस के अंदर इनके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, दोनों क्लासों को अगर मिला देंगे, तो एक क्लास वाले स्टूडेंटों के टोटल मार्क्स है 210, तो ये 210 प्लस 120 कितने हो जाएंगे, दोनों के मिला के 330 मार्क्स। और कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 30 और 20 50, तो इनका एवरेज मार्क्स कितना आ जाएगा अगर दोनों क्लासों को साथ बैठा दोगे, तो 330 भाग 50 6.6। क्लियर है। तो ये इस तरीके से इसमें होता है, और ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ी है ना, तो अब आपको एक दो चीजें इसकी मैं खासियतें बताता हूँ जो बहुत ही प्यारी है। ये मान लीजिए सीरीज ए है और ये सीरीज बी है। क्लियर है। ये है 10 11 15 17 और 19। ये सीरीज है 5 6 7 9 और 10। इस सीरीज का अगर आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 10 + 11 + 15 + 17 + 19, 72 डिवाइड बाय 1 2 3 5, 72 डिवाइड बाय 5 14.4। क्लियर। बी सीरीज है 5 + 6 + 7 + 9 + 10, 37 डिवाइड बाय 5 7.4। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपने क्या किया, ये आपके एक्चुअल सीरीज और एक्चुअल डाटा, अब आपने क्या किया, इन दोनों सीरीज को ऐड कर दिया।
ए प्लस बी कर दो। 10 प्लस 5 कितने हो गए? 15। 11 प्लस 6 कितने हो गए? 17। 15 और 7 22। 17 और ये 26, ये 29। कितने हो गए भाई? 15 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29, 109। डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? ये 5 है। 1 2 3 4 और 5, दोनों सीरीजों को टोटली किया सीधा है ना, तो कितने हो गए ये? 109 डिवाइड बाय 5, 21.8। इसको और इसको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। 14.4 प्लस 7.4, 14.4 प्लस 7.4, 21.8। क्या समझ आया सर? क्या समझ आना चाहिए था? अगर दो सीरीज है और दो सीरीजों को ऐड कर दें तो उनका अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाता है? सिंपल सा ऐड हो जाता है। चलो ठीक है सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और कुछ है तो इसके बारे में वो भी बता दो, अभी बताते हैं। ये सीरीज है, अब करो इसको ए माइनस बी। ए में से बी को हटा दो। 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 6 5, 15 माइनस 7 8, ठीक है। 17 माइनस 9 8, 19 माइनस 10 9। कितना हो गया ये? 5, 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9, 35 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 7। 14.4 माइनस 7.4 कितना आएगा? 7। अगर ए सीरीज में से एक सीरीज में से दूसरी सीरीज को घटा देंगे तो अर्थमेटिक मीन भी उनमें से पहली सीरीज में से दूसरी सीरीज, पहली सीरीज के अर्थमेटिक में से दूसरी सीरीज के अर्थमेटिक मीन को हटा देंगे तो वो बराबर रहेगा। सर दोबारा, एक सीरीज में से दूसरी सीरीज को हटा दें और उसका अर्थमेटिक मीन जो वो कैलकुलेट करें, तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहे तो पहली सीरीज का अर्थमेटिक मीन उसमें से सीधा आप दूसरी सीरीज का अर्थमेटिक मीन को लेस कर दोगे तो भी वही आएगा। ठीक है सर, दोनों बातें समझ आई। अब और तो कुछ भी नहीं है इसकी खासियत। चलो एक और, 2 3 7 9 और 10, इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे। 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 कितना हो गया? 31 डिवाइड बाय 5, 6.2, ठीक है। इस सीरीज को मल्टीप्लाई करो आप, कितने से करोगे? 4 से कर दो, ठीक है। तो ये गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4। 2 इंटू 4 कितने हो गए? 4 दूनी 8। 3 इंटू 4, 4 तरी 12, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 10 चौक 40। कितने हो गए भाई? 40 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 8, 124। 124 डिवाइड बाय 3 2 5, 124 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 24.8। 6.2 जो इनका था इसको भी गुणा करो 4 से, कहाँ तक पहुंचेगा ये? 6.2 गुणा 4, 24.8। अगर पूरी सीरीज को एक कांस्टेंट वैल्यू से, जिसे नॉर्मली के से रिप्रेजेंट करते हैं, कि एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अर्थमेटिक मीन के अंदर भी नई वाली सीरीज का अर्थमेटिक मीन पुरानी वाली सीरीज के अर्थमेटिक मीन से उसी वैल्यू का अगर गुणा करोगे तो उसके बराबर आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? कोई डाउट? वैसा वैसा अगर डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा। डिवाइड वाला जो है वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर है सर? और इसके अंदर क्या चीज होती है? अब इसके अंदर और चीज, एक दो और इसकी खासियतें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सर अर्थमेटिक मीन तो वाकई बहुत खासियतों वाला और बहुत ही मतलब टैलेंटेड है। मैं कह रहा था ना, है इसी वजह से ये चला है। बिना काम के नाम नहीं होता। इसके कुछ काम ऐसे थे जिस वजह से इसने इतना नाम कमाया है, समझिएगा। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हमेशा जीरो आएगा। ये हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। कि भाई एक सीरीज है, भाई मैं फ्रीक्वेंसी जो है उस केस के अंदर भी वो सेम ही रहेगा ना। फ्रीक्वेंसी में सिर्फ ये है कि वो भाई नंबर ऑफ रिपीटेशन को भाई तीन 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 की जगह आप तीन की फ्रीक्वेंसी तीन लिख रहे हो, बाकी उसके अंदर सीरीज के अंदर इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस में कोई फर्क नहीं हो जाता है। क्लियर। एक्स माइनस एक्स बार जो है वो हमेशा जीरो होगा। जैसे 2 3 7 10 और 25, इनका अगर आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे 2 + 3 + 7 + 10 + 25 कितना हो गया 47 डिवाइड बाय 5, 47 डिवाइड बाय 5, 9.4। क्लियर है। ये कहता है ये आपका एक्स है कि एक्स माइनस एक्स बार करते हो तो करो भाई 2 - 9.4, 3 - 9.4, 7 - 9.4, 10 - 9.4, 25 - 9.4 कितना हुआ भाई 2 - 9.4 कितना हो गया भाई माइनस के 7.4, माइनस के 6.4, माइनस के 2.4, और ये हो गया प्लस का 0.6, और ये हो गया 25 - 9.4, 15.6। टोटल करो भाई 15.6 प्लस 0.6 माइनस 2.4 माइनस 6.4 माइनस 7.4, ये आ गया आपका जीरो। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार करोगे तो वो क्या होगा जीरो आएगा। एक इसकी और प्रॉपर्टी होती है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का अगर स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या होगा मिनिमम होगा। ये जो है वो मिनिमम होगा किसी और वैल्यू से। ये कहना क्या चाहता है, जैसे यही सीरीज है, कॉपी पेस्ट, ये कहता है कि एक्स माइनस एक्स बार करोगे जो कि अपन ऊपर कर रखा है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, इस एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हो, जैसे 7.4 इंटू 7.4 54.76, 6.4 इंटू 6.4 40.96, 2.4 इंटू 2.4 5.76, 0.6 इंटू 0.6 0.36, 15.6 इंटू 15.6 243.36। ये जो इनका टोटल है 54.76 प्लस 40.96 प्लस 5.76 प्लस 0.36 प्लस 243.36, 345.2। सर ये क्या है, ये है अगर आप कोई भी और वैल्यू आपके दिमाग के अंदर जो वैल्यू आए और जितना आपके पास टाइम और जितना चेक करना चाहो उतना चेक कर लीजिएगा, और किसी भी वैल्यू से आप अगर करके एक्स माइनस कोई भी वैल्यू एक्स बार की जगह कोई भी वैल्यू लेके उसका स्क्वायर करोगे तो वो इस 345.2 से ज़्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। सर क्या बात कर रहे हैं, हम भरोसा नहीं करते, मत करो, कैलकुलेट कर लेना, जितना मन हो उतना कैलकुलेट कर लेना, और आ जाए कोई ऐसी वैल्यू तो कमेंट बॉक्स जो वो खुलाइए। क्लियर है। और इसके बारे में क्या बात है, और इसके बारे में ये बात है कि एक्सट्रीम वैल्यू से थोड़ा अफेक्ट हो जाता है, थोड़ा क्या काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। एक्सट्रीम वैल्यू से ये क्या हो जाता है अफेक्टेड। सर कैसे, मतलब जैसे 2 4 6 8, ये इनका, या इसको 10 कर दो, इनका एवरेज जो था वो कितना था 2 + 4 + 6 + 10 डिवाइड बाई 4, 6 6 12, 12 और 10 22, 22 भाग 4 5.5। अब इनके पास एक और आया, मतलब जैसे एक लड़का है जिसकी पॉकेट मनी है 2, इसकी पॉकेट मनी है 4, इसकी पॉकेट मनी 6, इसकी पॉकेट मनी है 10। क्लियर है।
अब इनके पास या इनके साथ एक और साथी आया, इनकी क्लास के अंदर एक नया एडमिशन हुआ साल के बीच के अंदर, और मान लीजिए उसकी पॉकेट मनी जो है वो इसकी है 2, इसकी है 4, इसकी 6, इसकी 10, और एक और जो नया लड़का है उसकी पॉकेट मनी है मान लीजिए 200। अब क्या होगा, अब इनका एवरेज पूछा कितना होगा, 2 + 4 + 6 + 10 + 200 भाग 5, 222/5, 44.4। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू आके, एक बड़ी वैल्यू आके उसने क्या कर दिया, एवरेज जो 5.5 से 44.4 पूरे उसके वाट लगा दी। मीडियन वगैरह होते तो चेंज नहीं होते इतने, लेकिन ये एक्सट्रीम वैल्यू जो है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। अच्छी बात है या बुरी बात है भाई, समझिएगा। अगर जैसे आप नॉर्मल थे, सारे नॉर्मल फ्रेंड थे, और एकदम एक कोई बीच में पैसे वाला आया, और कोई है जो कंटिन्यू सिर्फ उस पैसे वाले के ही साथ रहना पसंद कर रहा है, आप सबको भूल रहा है, तो वो अच्छा है या बुरा है? सर लात गुस्से खाने लायक है। समझ पा रहे हो बात? तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट जो वो हो जाता है। समझ पा रहे हो बात? सबको बराबर भाव देना चाहिए। ये है, ये इसके कैलकुलेशन के तरीके ये हो गए आपका, इसे डायरेक्ट मेथड, और ये एज्यूम वाले शॉर्टकट मेथड, ये सारे के सारे वैसे वैसे। इसके अलावा दो और फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है, एक स्टेप डेविएशन मेथड, एक समेशन और है, आगे लिखा होगा कहीं। क्लियर है? उसके बाद में ये एक चार्ली चेक करके था, ये बस इतना ध्यान रखिएगा, उसने क्या कहा था, ये अच्छा सॉरी, दो ये समेशन वाला इसमें नहीं है। शॉर्टकट मेथड से या स्टेप डेविएशन से आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया और वो सही है या नहीं है, ये अगर चेक करना है तो चार्ली चेक करके एक होता है कि इस फॉर्मूले में करो, और अगर इन दोनों, इसमें सुपर वाला या नीचे वाला कोई भी कर लो, अगर ये दोनों साइड बराबर आ जाती है, इसका मतलब आपने इन मेथड से जो फॉर्मूले से जो कैलकुलेट किए हैं वो आपके सही है। अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कौन सा है, क्लास ए और क्लास बी वाला। ये फॉर्मूले में लिखा है, बाकी अपन ने समझा था भाई, वो 20 स्टूडेंट है और इनके जैसे 7 मार्क्स हैं, और इस क्लास में 30 स्टूडेंट है और उनके एवरेज मार्क्स 6 हैं, और आपने फिर टोटल कर दिया 20 + 30। तो आपने क्या किया था, ये क्या है, N1 पहली क्लास के स्टूडेंट, और ये x⁻1 पहली क्लास वालों के अर्थमेटिक मीन, ये क्या है N2, और ये x⁻2 ये दूसरी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये दूसरी क्लास का x⁻, और फिर ये N1 और ये N2। तो ये बस इस तरीके से N1 + N2, और ये x⁻N1 x⁻2 N2, वही फॉर्मूले के रूप में लिखा है। तीन क्लास होती तो फिर तीसरा क्या हो जाता है, जैसे तीसरी क्लास जो वो 40 और उसमें 5 है, तो उसके इसके उनका एवरेज, तो क्या कर देते हैं N3 x3, तो N3 x3 डिवाइडेड बाय N2 के साथ में N3 भी होगा। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देखो ये x है और ये f है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी कहो या वेट कहो, वो एक ही जैसा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। जैसे भाई 3 है और 3 की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 3, मतलब कि 3 जो वो 3 बार है, वैसा वैसा कई बार, जैसे गुडविल में आपने पढ़ा होगा अकाउंट के अंदर, अगर अकाउंट पढ़ी है तो उसके इसके अंदर कि भाई एक तो एवरेज ऐसा है, एक कंपनी है जिसने पहले साल कमाए 10,000, फिर कमाए उसने 20,000, फिर कमाए उसने 30,000, फिर कमाए उसने 40,000। अब आपसे पूछा कि इनका एवरेज क्या होगा, तो आप एवरेज कैलकुलेट करते हो, सीधा मान लीजिए 10,000 + 20,000 + 30,000 + 40,000 डिवाइड बाय 4। तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि देखो यार, इसके प्रॉफिट जो वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, तो इस केस के अंदर बहुत ज्यादा चांस है कि इस साल इससे आगे वाले साल के अंदर, जैसे पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो कि 5वें साल के अंदर 40,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इनका वेट दे सकते हो कि इसको आपने 1 वेट दे दिया, इसको 2 वेट दे दिया, इसको 3 वेट दे दिया, इसको 4 वेट दे दिया, मतलब कि इसको आप ज्यादा भार देना चाह रहे हैं, इसको आप ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। तो ये वेट जो है वो वैसा वैसा काम करता है जैसा फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ सिग्मा बाकी की जगह भाई सिग्मा fx होता है अपॉन n होता है,
अगर वेट होगा तो वहाँ एफ की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। बाकी सेम वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट है, कोई खास चेंज है नहीं। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हमेशा जीरो होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमेशा मिनिमम होगा। अगर कोई भी आइटम ऐड करेंगे, लेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, दो या टू और मोर सीरीज देन द सॉरी अगर दो सीरीज है उनको ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उनका अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई। 4 एग्जांपल के जरिए समझाया था। मेरिट्स क्या है, सिंप्लिसिटी, सिंपल है, ये आसान है। बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू, सारी वैल्यू पे बेस्ड है भाई। समेशन ऑफ ऑल डिजिट है, सारी वैल्यू को कंसीडर करता है। सर्टेनिटी, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो फिक्स आएगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग मेथड से अलग अलग आ जाएगी। इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है, ऊपर ही पड़ी है जो। और स्टेबिलिटी मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार ये कैलकुलेट किया फिर दूसरी बार हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। डीमेरिट्स क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, एक आध कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई तो इसकी एकदम पूरी से वाट लगा सकता है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव और अनरियल वैल्यू, जैसे नॉन रिप्रेजेंटेटिव जैसे 2, 3 और 7, इसका आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया, 2 + 3 + 7 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 4। अब आप कह रहे हो कि अर्थमेटिक मीन या एवरेज जो वो 4 है, जबकि 4 जो है वो इसके अंदर एक्चुअल में सीरीज के अंदर कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव और अनरियल वैल्यू भी आ सकता है उस सीरीज से, मैं जो वैल्यू हो नहीं वो भी आपकी हो सकती। डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन, ये तो कोई पागल ही था जिसने स्टेप डेविएशन और वही मेथड पढ़ा होगा। एरोनियस कैलकुलेशन, जैसे एग्जांपल प्रॉफिट अपन ने अभी बात की थी, जैसे समझिएगा दो कंपनी है, एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट है 10,000, 20,000, 30,000, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। एक कंपनी है बी, उसके 3 साल के प्रॉफिट है 30,000, 20,000 और 10,000। आपने एवरेज कैलकुलेट किया, कैसा हो जाएगा, 10,000 + 20,000 30,000 डिवाइड बाय 3, 3 3 6 20,000। ठीक है, इधर करोगे 30,000, 20,000, 10,000 डिवाइड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट देखा आपने कि कंपनी ए में इन्वेस्ट करें या कंपनी बी में, दोनों को 20-20,000 आ रहे, किसी में इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि भाई इस कंपनी में प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इस कंपनी में प्रॉफिट कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद और इसमें कंपनी में नुकसान है। तो ये इस तरीके के एरोनियस कैलकुलेशन भी करता है। अनसुटेबल फॉर स्टडिंग रेशियो, रेट्स और परसेंटेज, ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में बताता है। जैसे 10 स्टूडेंट है और उनके मार्क्स है तो एवरेज मार्क्स जो वो 4 बताएगा, 5 बताएगा, 7 बताएगा, 15 बताएगा, ऐसा नहीं बताएगा 4%, 5%, इस तरीके की कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होती है। ये था आपका अर्थमेटिक मीन, उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। एक बार देखिएगा इसको अच्छे से। और एक कोई भी बुक आप अपने पास रख सकते हैं, कोई भी, जैसे जिसके अंदर आप सीए फाउंडेशन की बुक जो डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे लिख दीजिएगा आईसीआई बॉस नॉलेज पोर्टल और सीए फाउंडेशन के अंदर स्टेट्स में, उसमें क्वेश्चन है काफ़ी, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक है, या फिर आप ये वाली बुक जो वो रेफर कर सकते हो। या फिर आप इनमें से कोई बुक जो वो रेफर कर सकते हो। अब इनमें से जो आपकी कोई कॉलेज में चलती हो तो कोई और चलती हो तो और भी ले सकते हो। एक तो जैसे ये राजस्थान के अंदर ज़्यादा चलती है, ये है राजपुरोहित माहेश्वरी और शर्मा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, या फिर केन, अगर ये लगभग पूरे इंडिया में मिल जाएगी आपको कहीं पे भी, ये भी बुक अच्छी है। या फिर ये भी ठीक है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे चैप्टर जो है वो दे रखे हैं, और ये भी ठीक है किताब, जेके शर्मा। एक किताब आप रखोगे तो उससे क्या होगा, आपको इनके साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। स्टेट से कैसा, एक बार आपने जैसे देखिए अलग अलग होता है, जैसे कोई थ्योरी सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको याद करना रहता है कंटिन्यूसली, लेकिन जैसे साइकिल चलाना है, अगर आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया है, एक बार स्विमिंग करना सीख गए, तो फिर जीवन के अंदर कभी भी आपको स्विमिंग करनी होगी ना, बहुत आसानी से कर लेंगे। स्टेट्स जो वो इस तरीके से, एक बार इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, फिर आप जीवन में किसी दिन वापस स्टेट्स लोगे तो थोड़ा बहुत वापस मेहनत करके आप वापस पूरी स्टेट्स वैसे वैसे कर सकते हो विद इन 2-3 दिन के अंदर अंदर। क्लियर है? और शॉर्ट नोट्स बना के रखे तब तो यकीन मानिए 2-3 दिन से ज़्यादा आपको लगेंगे भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।